नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। बताते चले कि ये जो श्रृंखला है लुसेंट जीएस से हो रही है। आज सिंधु घाटी सभ्यता तक पढ़ लेंगे। उसके बाद घटना चक्र से इन दोनों टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करा दिया जाएगा। कल का जो टॉपिक था भारतीय इतिहास के स्रोत, उसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बच गया हुआ था, उसे पहले देख लेते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसे संयम और धैर्य से देखिएगा। तो अरिकमेडी यानी कि पुडुचेरी का जो निकट का ये जो स्थान है अरिकमेडी, इसे क्या हुआ तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो अरिकमेडी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का संबंध किससे? तो वर्मा, जो वर्तमान में उस समय इसका जो वर्तमान अभी क्या है, इसका नाम तो म्यांमार है। उस समय इसका जो नाम था स्वर्ण भूमि। और मलाया, जिसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से क्या हुआ तो स्थापित हुए। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पहले व्यापारिक संबंध किससे स्थापित हुए, तो बर्मा से हुआ, मलाया से हुआ, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुआ। उत्तर भारत के मंदिरों की कला को शैली को नागर शैली कहा जाता है। यानी कि उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनता है उसका जो शैली होता है ये कैसा होता है, तो ये नागर शैली होता है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली होती है यह द्रविड़ शैली कहलाती है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि नॉर्थ में जो हो जाता है ये नागर होता है, साउथ में द्रविड़ हो जाता है, और बीच का जो होता है क्षेत्र इसमें क्या होता है तो ये बेसर शैली से, यानी कि इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पंचायतन शब्द जो है ये रचना शैली से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पंचायतन ये क्या है तो शब्द जो है मंदिर रचना शैली से ये संबंधित है। इसमें क्या होता है कि एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यानी कि एक मुख्य मंदिर, मान लिया जाए कि एक मुख्य मंदिर यहाँ हो गया, ठीक है, तो इसके जो 4 जो सहायक मंदिरों से अगर ये जो घिरा होता है तो इसी को क्या कहा जाता है तो ये पंचायतन शैली हो जाता है। तो इसका जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है तो ये कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो में, और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में, लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो आर्ट एंड कल्चर से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि कंदारिया महादेव का मंदिर तो ये खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर, इस पर से ये इंपॉर्टेंट है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ये किसका ये सब उदाहरण है तो ये सब पंचायतन शैली का उदाहरण है। आज का जो टॉपिक है यहाँ से प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का पढ़े होइएगा कि इसका जो विभाजन होता है 3 अलग अलग। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसमें जो होता है घटनाओं का कोई लिखित विवरण इसमें क्या किया गया कि उसमें नहीं किया गया, कोई यहाँ से उद्धत नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसका केवल पुरातात्विक जो साक्ष्य होता है ये अध्ययन का एकमात्र जो होता है ये स्रोत होता है। तो प्रागैतिहासिक काल और आद्र ऐतिहासिक, आद्र ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये लेख, तो ये जो आता है आद्र ऐतिहासिक, ये आद्र ऐतिहासिक काल का माना जाता है ये। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें तो लेख लिखा गया लेकिन उससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। और प्रागैतिहासिक में तो इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है ये अध्ययन का केवल एकमात्र इसमें स्रोत होता है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य देखने को हमें नहीं मिलता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। यानी कि ऐतिहासिक जो होता है इसमें क्या होता है कि सारा लिखित रूप से इसका विवरण क्या है कि उपलब्ध है, जिसे पढ़ा भी जा सका है। कुछ संस्कृति है तो मालवा, बुर्जहोम, जोखे, दक्षिण नवपाषाण, पूर्वी नवपाषाण।
तो मालवा जो है यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुआ ये काला और लाल बर्तन प्राप्त हुआ रंग का। बुर्जहोम इसमें जो प्राप्त हुआ ये धूसर रंग का, और जोखे जो है लाल रंग का। दक्षिण नौपाषाण ये चमकीला धूसर, और पूर्वी नौपाषाण ये भूरा लाल यहाँ से प्राप्त हुआ। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। कितना वर्ष पूर्व हुआ? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। किसका? तो ज्ञानी मानव का इस धरती पर कब प्रवेश हुआ? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग, यहाँ से आया है पूर्व पाषाण युग। तो इससे पहले देख लीजिए कि पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम क्या रखा गया? तो पूरा पाषाण। सेकेंड में जो हुआ ये मध्य पाषाण, और जो थर्ड में था ये क्या हुआ? तो नव पाषाण। ये सब पाषाण काल के 3 अलग अलग जो कालखंड थे। तो ये जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस सब का टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए। तो ये जो था 26 लाख बीसी से लेकर के कितना तक? तो 9000 बीसी तक का जो इसका टाइम पीरियड था पूरा पाषाण काल, और 9000 से लेकर के 4000 तक का जो था ये मध्य पाषाण का था, और 4000 से लेकर के ये 9000 बीसी, ये 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है ये किसका? तो नव पाषाण काल का देखने को मिलता है। तो कहा जा रहा है कि पूर्व पाषाण युग यानी कि जो पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार जो क्या था? तो ये शिकार ही था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। शिकार जो थे ये आदि मानव के मनोरंजन के क्या थे? तो ये साधन भी थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और पहिए का जो आविष्कार हुआ ये नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब? तो नव पाषाण काल में हुआ। और सबसे पहले किसको पालतू बनाएगा? तो कुत्ता को पालतू बनाया। इस समय क्या होता है ना कि अनाज का जो खेती जो होता है ये नवपाषाण काल में शुरू हो जाता है, और मानव इसकी देख रेख के लिए, इसका सुरक्षा करने के लिए एक जगह पर काफी लंबे समय तक ये क्या करता था कि टिक कर रहना पड़ता था। तो अस्थायी प्रवृत्ति वहीं से शुरू हो गई। किसमें? तो नवपाषाण काल में, और कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था ये कुल्हाड़ी। कहाँ से इसका प्राप्त हुआ? तो अतिरपक्कम जो है ये तमिलनाडु का जो जगह पड़ता है चेन्नई के आसपास में, दक्षिण का ये सब जगह है, तो वहां से इसका प्राप्ति स्थल हुआ। तब मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक जो स्थल था, यानी कि जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन? तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। ये कहाँ है? तो बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीन फसल जो कृषि के लिए अपनाई गई इसमें गेहूं और जौ था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये चावल था। इसलिए इस पर ध्यान दिया दीजिएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल अगर पूछा जाए तो गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था ये चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ अभी जो देखे हैं कहाँ? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। यहाँ से क्या होता है कि कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है। और कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का संबंध किससे है? तो चावल के जो प्राचीनतम है इस साक्ष्य से है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। किसका बना था? तो पहले का जो औजार था ये पत्थर का ही बना था। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब? तो 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम जो नामक स्थान है इस पर क्या हुआ कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण, अभी बताए थे ना कि पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड कितना? तो 26 लाख बीसी से लेकर के 9000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था ईसा पूर्व तक का, ये पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो इस समय का जो कलाकृति का जो खोज हुआ ये कहाँ से मिला? तो पल्लावरम जो नामक स्थान था वहां से प्राप्त हुआ। ये सभी है, ये तमिलनाडु का ही क्षेत्र के आसपास का ये सब क्षेत्र है।
भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी, यानी कि मध्य पाषाण काल, तो इसके बारे में मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड कितना, तो 9000 से लेकर के, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड आता है कितना, तो 4000 बीसी तक का टाइम पीरियड ये होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है ये सभी। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में, अभी देखे थे कि पूरा पाषाण काल के बारे में रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में, लेकिन अगर मध्य पाषाण काल के बारे में पूछा जाए तो मध्य पाषाण काल के बारे में 1867 में हुई, जब C.L. क्लाइन ने विंध्य क्षेत्र, कल बताए थे विंध्य क्षेत्र के बारे में, तो विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण, यानी कि माइक्रोलिथ्स, मतलब कि लघु जो पाषाण उपकरण होता है, पत्थर का जो छोटे छोटे जो औजार थे उसी को कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। मध्य पाषाण काल में क्या, तो मानव का जो अस्थि पंजर है ये मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड बताए थे ना कि 4000 से लेकर के कितना तक था, तो 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड होता है ये किसका होता है, तो ये नवपाषाण काल का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल एक बार और सुनिए कि अगर पूरा पाषाण काल पूछा जाए तो याद बोलिए कितना, तो 26 लाख बीसी से लेकर के कितना, तो 9000 बीसी। मध्य पाषाण 9000 से लेकर के 4000 बीसी, और नवपाषाण पूछा जाए तो 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था ये नवपाषाण काल का था। पूरा पाषाण भी अलग अलग बटा था, ये भी तीन, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। तो ये कहीं अगर इसका जिक्र होगा आगे तो बता दिया जाएगा, नहीं तो वैसे ये एनसीईआरटी जब लुसेंट पढ़ा रहे थे, एनसीईआरटी जब करा रहे थे महेश बनवाल का, तो उसमें इतिहास पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक सब वहाँ पढ़ा चुके हैं। तो नहीं देखे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना होगा, जा करके देख सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है ये कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है ये मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है, तब मृतकों का टीला होता है। ये क्वेश्चन पहले काफी बनता था, अब ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इतना इजी क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। तो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है, तब मृतकों का टीला होता है। असम का श्वेतंबुर गिवन जो होता है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, तो कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। जो गिवन जो है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव क्या है, ये कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो है ये क्या था, तो ताम्रपाषाण के एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो था ये जोरबे संस्कृति से है। इसका संबंध कौन सा संस्कृति से है, तो जोरबे। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी, इसका संबंध किससे है, तो जोरबे संस्कृति से है। ये किस राज्य में पड़ता है इनाम गांव, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से बहुत सा सामान मिला, कच्ची मिट्टी का जो मकान था, गोलाकार गड्ढे वाले जो मकान थे, इस सब का साक्ष्य मिला यहीं से, इनाम गांव से मिला था। और दैमाबाद जो महाराष्ट्र में आता है, ये सब पढ़ा चुके थे, एनसीईआरटी में सब बताए हुए थे। तो भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला हुआ है। तो भारत में किससे, तो शिवालिक की पहाड़ी से किसका, तो जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जिसमें जीवों का जो अंश होता है उसे जीवाश्म कहा जाता है। भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के, इसका नाम भीमबेटका या भीमबेटका जो भी कहिए, गुफा जो है ये पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यदि मानव, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि शैल पर चित्र, यानी कि पत्थर पर चित्र, और शैलाश्रयों के लिए मतलब कि शिला का जो पत्थर का जो गुफा होता है घर, इसके लिए यह क्या है कि प्रसिद्ध है। यह चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय तक का माना जाता है। ये किसमें, तो पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक का, यानी कि 26 लाख से बीसी से मान सकते हैं कि इसको 4000 बीसी तक का ये इसमें क्या माना जाता है, ये समय माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीमबेटका का गुफा, यह किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का क्या है, तो प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भीमबेटका किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इसकी स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर
वाकनकर के द्वारा किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ये कब कह रहा है कि भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा था? भोपाल मंडल के द्वारा इसे कब? तो 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसे घोषित किया गया और यूनेस्को के द्वारा इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अभी बता सकते हैं कि यूनेस्को में भारत से कितने स्थल है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो चलिए बता दे रहे हैं कि 40 है, जिसमें से 32 जो है ये सांस्कृतिक है, ठीक है, और 32 सांस्कृतिक है और 6 या ये एक जो है ये मिश्रित है, तो 32 एक 33 है, और 7 जो पड़ता है ये कैसा है? तो ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। तो 39वां जो पड़ता है ये पढ़े हुए थे, करेंट में बताए हुए थे कि रामप्पा जो मंदिर है तेलंगाना का, और 40वां जो है ये धौलावीरा जो है ये गुजरात का। इस दोनों को 2021 में मान्यता दिया गया यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो कहाँ से मिला? तो नर्मदा घाटी से मिला। मनुष्य संबंधी जो प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नर्मदा घाटी से मिला, इसका याद रखिएगा। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजिले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? तो रिजिले जो है ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसके द्वारा किया गया? तो रिजिले के द्वारा किया गया। ये कौन थे? तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है यहां से। तो रेडियो कार्बन 14 द्वारा नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार जो है ये त्रिभुजाकार है। देखिए इसके डेट पर लेकर के कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं 2300 से लेकर के 1750 बीसी देखने को मिलता है, और यहाँ जो है 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व दिया गया है। तो ये थोड़ा डाउट में हो जाता है, इसलिए यहाँ से टाइम पीरियड इसका बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसी के आसपास का ही है ये 2300, 2400, 2500 जो कहिए, इसे लेकर के साढ़े 1700, 1700 बीसी तक का ये टाइम पीरियड था। इसका आकार जो है विस्तार कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार का था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्बन 14 पद्धति के बारे में कहा जा रहा है कि इसका खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो है BF लीवी द्वारा 1946 में, यानी कि भारत की आजादी से 1 साल पहले, याद रखिएगा, इसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो BF लीवी के द्वारा किया गया। इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, ऐसा माना जाता है कि वह उतनी ही प्राचीन होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर टिक लगाइए, ये क्वेश्चन छपने वाला है। सिंधु घाटी को आद्र ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। अगर किस युग का पूछा जाए तो कांस्य युगीन ये हो जाता है, आद्र ऐतिहासिक, ठीक है। आद्र ऐतिहासिक जो भी ऑप्शन है या कांस्य युगीन जो भी पूछे वो दे दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस समय कांस्य जो था ये जिसे ब्रॉन्ज कहा जाता है, इस युग की काफी प्रधानता थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय यहाँ के निवासी थे। बताया है ना कि आद्र ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो आद्र ऐतिहासिक में मतलब कि प्रमाण तो मिला है, इसमें जो लिखा जा सका है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका जो भी चित्र है, भावात्मक जो चित्र होता है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सर जॉन मार्शल, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक उस समय ये महानिदेशक थे। कौन? तो सर जॉन मार्शल। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उत्तम नगरीय सभ्यता पाए जाने की ये विधिवत घोषणा इसका कब किया गया? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में किया गया। उस समय ये क्या थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक ये महानिदेशक थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल डास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, और उत्तरी मांडा छिनाब नदी पर, दक्षिणी दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तरी अगर पूछा जाए तो उत्तरी जो हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद होना चाहिए। तो उत्तरी जो हो जाता है ये मांडा हो जाता है, दक्षिणी जो है ये उत्तरी ये हो गया, ये दक्षिणी जो हो जाएगा दैमाबाद हो जाएगा, पूर्वी आलमगीरपुर हो जाएगा,
और पश्चिमी जो हो जाता है ये सूतकांगे डोर हो जाता है। तो ये इसका चौहद्दी था, किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में पड़ता है। ये दास्क नदी के किनारे स्थित था। कौन सा नदी? तो दास्क नदी। पूर्वी जो है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और उत्तरी जो है ये चिनाब नदी के किनारे, मांडा जो है ये अखनूर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के दाइमाबाद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल यहीं से माना जाता है इसके दाइमाबाद को। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये कैसा था? तो ये सैंधव सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। इसमें से 6 को बड़ा नगर माना गया है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन को। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धौलावीरा जो है ये इसकी भारत में पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अभी बताए थे ना कि 2021 में ये 40वां था जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 39वां कौन? रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, ये मंदिर हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? तो ये गुजरात से ही खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये मोहनजोदड़ो है। इसमें कहीं कहीं डाउट होता है, इसमें जो है ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए तो ये सेकेंड स्थान पर आता है। इससे बड़ा जो है ये 350 मतलब कि हेक्टेयर में अगर इसको देखा जाए तो ये राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी जो है ये लगभग ये सबसे बड़ा माना जाता है इसका सबसे, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा राखीगढ़ी कहा जाता है कि घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सेकेंड आता है। सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाए तो ये राखीगढ़ी ही कीजिएगा, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। तो राखीगढ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका खोज 1963 में किसके द्वारा? तो सूरजभान के द्वारा किया गया। लोथल और सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का क्या था? तो ये बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर। तो लोथल और ये क्या था? सूतकोटदा जो था ये बंदरगाह था, यानी कि पोर्ट था ये। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगन। कालीबंगन यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है काला चूरिया होता है या काली चूरिया। तो जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है ये कालीबंगन से प्राप्त होता है। ये सब याद होना चाहिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है 11.188 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसका लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। स्नानागार ये सेकेंड स्थान पर आता है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ये अन्नागार हो जाता है। इसमें यहाँ एक आध जो है ये मिस प्रिंट दे दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग सब कुछ देखने को मिलता है। जितना किताब पढ़िएगा सब में अलग अलग इसका सोर्स देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ये अन्नागार ही हो जाता है। इसलिए अन्नागार याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का स्नानागार सेकेंड स्थान पर आता है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्नि का जो कुंड था ये लोथल और कहाँ से? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, एक सील पर जो होता है ये 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी है, गंडा है, चीता और भैंसा विराजमान है। कौन है? तो हाथी है, गंडा है, चीता है, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की एक क्या मिली है? तो एक कांस्य मूर्ति मिली है। देखिए पशुपति के मोहर जो दिया जाता है तो उसमें जो क्या है कि इसके जो नीचे साइड में था इसमें 2 हिरन था। यहाँ जो था 2 हिरन था, ठीक है। और इसके अगर लेफ्ट और राइट साइड में था, राइट साइड में अगर पूछा जाए तो यहाँ जो हो जाता है इसमें गेंडा था। इसमें गेंडा और भैंस जो था ये भैंसा इसके राइट साइड में था, और हाथी और चीता जो था इसके बाएं साइड में था इस मोहर के। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से कहाँ? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिरिंगी पशु का है, मतलब कि एक सिंग वाले पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। कहाँ से? तो हड़प्पा से। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुंदरो से मिले हैं। कहाँ से मिला है? तो मनके जो बनाया जाता है
बुरिया जो होता है, इसे क्या करा जाता था कि इसको पिरो करके माला बनाया जाता था इस सब को। तो ये मनके बनाने के कारखाने जो थे ये कहाँ था? तो लोथल और चौहुंदुरे में मिले हैं। इम्पोर्टेंट है ये। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक है, यानी कि भाव के द्वारा इसका जो भाव प्रकट किया गया यह चित्रों के द्वारा बना करके प्रकट किया गया। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ से? तो बाएं से दाईं से बायां लिखा जाता था। कहाँ से? तो ये जो होता है दाही ऐसे लिखा जाता था, दाहिया से बायां लिखा जाता था। लेकिन अगर अधिक लाइन अगर हो गया बड़ा तो फिर क्या किया जाता था? तो बाएं से इसको दाएं कर दिया जाता था। लेकिन शुरुआत यहाँ से होता था और अंत अगर 2 लाइन के हुए हैं तो यहाँ पर अंत हो जाता था। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी जो है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। इम्पोर्टेंट है। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता यहाँ की? तो सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति जो है ये अपनाई। यानी कि ये क्या होता है ना कि एक दूसरे को समकोण पर जो काटने वाला जो होता है जाली नुमा, समझिए ना, ग्रिड पद्धति, सीधी रेखा है। तो ये इस समय काफी ये प्रसिद्ध था। नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके, मतलब कि पिछवाड़े की ओर खुलते थे, पीछे की साइड में खुलता था। लेकिन केवल लोथल ऐसा जगह था जहां के जो घरों के दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो कथन और कारण में ये सब क्वेश्चन दे करके पूछा जा सकता है। इसमें लोथल जो था यहाँ से बंदरगाह यानी कि पोर्ट था, तो बंदरगाह था। तो ये मतलब कि इसे याद रखिएगा कि बंदरगाहों को मतलब कि देखने के लिए बंदरगाह मतलब कि जो इससे जो कौन सा शिप आ रहा है जा रहा है, इसमें ट्रिक के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए कि इसका जो दरवाजा था ये कहाँ? तो मुख्य सड़क की तरफ ही खुलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल जो था कौन था? तो गेहूं और जौ थे। संदववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से? तो बनवाली से मिला है। मिट्टी का जो बना हल जाता इसका जो साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर से और लोथल से क्या मिला है? तो चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल का जो प्रथम साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा, कालीबंगर और लोथल से संदवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुरकोटदा, कालीबंगर और लोथल से घोड़े के संदवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। संदर्भ सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का क्या करते थे? तो उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया का अभिलेखों में जो वर्णित मेलुहा शब्द है इसका अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मेलुहा शब्द का अगर पूछा जाए किसके लिए यूज किया गया है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किया गया। और इसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है इससे हमें पता चलता है। कहता है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक जो है वणिक वर्ग के हाथों में था। जो संभवतः कहा जा रहा है कि यहाँ की जो शासक किसके? तो वणिक यानी कि बनिया वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिग्गट के द्वारा यह कहा गया। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। किसको? तो धरती को। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। देखिए, वृक्षों की पूजा और शिव पूजा के भी प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछा जाए कि इसमें किस देवता का पूजा होता था तो कोई एक देवता का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है कि जिसका सटीक जानकारी दिया जा सके कि मातृसत्तात्मक था या क्या था। तो ये इस पर थोड़ा डाउट हो जाता है। तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा के भी प्रचलन के साक्ष्य इसमें हमको देखने के मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह वाले चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक का जो चिन्ह जो देखे जाते हैं आजकल जो हम लोग देखते हैं स्वास्तिक का चिन्ह, तो ये कहाँ से? ये जो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ये कहाँ? तो ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। किसका? तो सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिए, कहीं से भी क्या है कि मंदिर के अवशेष नहीं मिला है। मंदिर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं देखने को हमें नहीं मिला। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं, जो वस्तु जो आयात किया जाता था, एक होता है निर्यात जो भेजा जाता है
और आयात जो मंगाया जाता है। तो तांबा जो है खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से आता था। ये सब मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से था। अफगानिस्तान और ईरान से क्या था? चांदी। सोना जो था कर्नाटक, अफगान और ईरान से सोना आता था। टीन जो था अफगानिस्तान और ईरान से भी टीन। सोना देखिए चांदी भी आता था अफगानिस्तान से ईरान से, टीन भी जो होता है अफगानिस्तान ईरान से। गोमेद था सौराष्ट्र से, लाजवरत मेसोपोटामिया से, शीशा जो है ये ईरान से। तो तांबा खेतरी बलूचिस्तान ओमान, ये इंपॉर्टेंट है, खेतरी राजस्थान के खेतरी, तांबा बलूचिस्तान ओमान। चांदी अफगानिस्तान ईरान, चांदी और सोना जो था ये कर्नाटक जो है अफगानिस्तान और ईरान। टीन अफगानिस्तान ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवरत मेसोपोटामिया, शीशा ईरान से यह सब क्या होता था कि आयात होता था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसका? तो मातृ देवी के जो है उपासना जो था ये सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सार इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष क्या था? तो ये पूजनीय था। देखिए सब जगह इसमें अलग अलग देखने को मिल रहा है, कहीं शिव को पूज रहा है, कभी कहीं जो अलग है वृक्ष को पूज रहा है, मातृ को पूज रहा है, कुबर वाले सार को पूज रहा है, तो सब अलग अलग ही है। तो स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी के मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है ये मातृ सत्तात्मक थी। ऐसा किससे अनुमान लगाया जाता है कि जो मिट्टी के जो मूर्तियां मिले था इसमें अधिकांश जो था ये मतलब क्या था कि स्त्री का ही इसमें चित्र बना हुआ था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का क्या करते थे? ये प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसका डिजाइन कैसा था? तो काला रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे या नहीं थे? तो नहीं थे, तलवार से ये परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर, कालीबंगन ही के बारे में कहा जा रहा है कि एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है, इस पर ध्यान दीजिएगा, एकमात्र, जिसका निचला जो शहर है सामान्य लोगों के रहने के लिए भी क्या था ना, ये किला से घिरा हुआ था। ऊपर का जो था ये दुर्ग होता था और निचला स्थल जो होता था ये सामान्य लोगों के लिए होता था। तो ये भी जो था ये किससे था? ये भी जो था ये चारों बगल किला से ये घिरा हुआ था। कहाँ का? तो किला, काली, किला से घिरा हुआ स्थल जो निचला स्थल कहाँ था? तो किला, किला रहा है और काली, इसमें याद रखिएगा काली, इसी को का ली इसमें कर दीजिए, तो कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण क्या हुआ है कि मिले हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के जो प्रमाण है यहाँ से मिले हैं कालीबंगन से। पर्दा प्रथा मतलब कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति यहाँ की सैंधव सभ्यता में क्या था ना कि ये प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं जो है ये प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, हड़प्पा में सबको दफना दिया जाता था। एक सेकेंड, हड़प्पा में शवों को दफनाने, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में क्या किया जाता था ना कि सबको जो है ये गाड़ दिया जाता था यानी कि मिट्टी में दफना दिया जाता था, और मोहनजोदड़ो में क्या होता था कि इसको जला दिया जाता था। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली है। एक साथ युग्म समाधियां मतलब इसमें युग्म समाधियां एक साथ जो होता है तीन चार, कहीं कहीं पुरुष पत्नी का भी था, कहीं कहीं दो तीन, मतलब कि अलग अलग जो युग्म समाधियां देखने को मिलता है ये कहाँ से मिलता है? तो ये लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियां मिलती है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है ये बाढ़ था। इसका जो सबसे प्रभावी कारण जो है क्या है? तब बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। तो यहाँ से किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का जो भी एग्जाम होता है दरोगा से लेकर के बीपीएससी, इस सब में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है, नदी उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। तो हड़प्पा के बारे में तो किस नदी के किनारे, पहले ऐसे याद कीजिएगा कौन सा है ये, किस नदी के किनारे है, पहले वो याद कर लीजिएगा। इसके बाद में इसकी स्थिति और उत्खनन करता, तो ऐसे काफी सहूलियत होगा। जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चौहंदुरो सिंधु नदी के किनारे,
कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, कोटतीजी सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी। अगर लोथ कोई हो जाएगा तो उसको भोगना पड़ेगा। रो पड़ा तो मैं तुमको लाज भी नहीं लग रहा है कि रो पड़ा था, सतलज। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगे डोर दासक नदी के किनारे, बनवाली रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा लूरी नदी के किनारे, सोतका सादीकोर, इसका जो है सोतका जो है ये सादीकोर नदी के किनारे। तो ऐसे याद कीजिएगा, 2-4 बार इसको याद देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसका हड़प्पा के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। लेकिन आगे जो इसमें जाकर के सहयोग किया माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर 1946 में। माधव स्वरूप वत्स 1926 में और मार्टिमर व्हीलर 1946 में। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, रखाल दास बनर्जी के द्वारा, कब? 1922 में। आगे इसमें इसका और विस्तार किया कौन? तो मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में। चहुंद्रो जो है ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु प्रांत, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, मैके 1925 में और एनजी मजूमदार 1931 में। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, हनुमान राजस्थान। अलमांद घोष 1951, बीबी लाल और बीके थापर 1961 में। तो कालीबंगन, अलमांद घोष, बीबी लाल और बीके थापर 1961 में। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसके द्वारा, अगर जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में तो सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा, लेकिन उत्खननकर्ता अगर पूछा जाए, इसमें तीनों नाम रहे तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबका योगदान था बाद में। रंगपुर मादर नदी के किनारे, कोट दिसौरी एक छूट गया, कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत का खैबरपुर स्थान, ये फैजल अहमद 1953 में। रंगपुर मादर नदी के किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव 1953-54 में। रोपड़ सतलज नदी, पंजाब का रोपड़ जिला, ये कहाँ? तो रोपड़ जो सतलज पंजाब में। यगदत्त शर्मा 1953 से 56। लोथल जो है भोगवा नदी, गुजरात का अहमदाबाद जिला, लोथल भोगवा नदी गुजरात। रंगनाथ राव कब? तो 1954 में। आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यगदत्त शर्मा कब? तो ये 1958 में। यगदत्त शर्मा एक से पहले रोपर भी आप देखने को मिला था ना, रोपर और आलमगीरपुर। तो यगदत्त शर्मा रोपर को कब? तो 1953 से 56 के बीच में। सुतकांगे डोर, ये दासक नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे। ऑरेल स्टाइन 1927 में, कब? तो ऑरेल स्टाइन 1927 में। बनावली जो है ये रंगोई में, हरियाणा का हिसार जिला, रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में। धौलावीरा लूरी नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ जिला, जेपी जोशी 1900 और रविंद्र आर.एस. बिष्ट के द्वारा, यानी कि नाम कहीं दिया होगा आर.एस. बिष्ट, तो रविंदर सिंह बिष्ट का इसका पूरा नाम हो जाता है 1990-91 में। धौलावीरा सोतका है ये सादीकोर, दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है, जॉर्ज डेल्स 1962 में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है सोतका, एक आध दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो जॉर्ज डेल्स के द्वारा। तो आज जो यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता तक इसको पूरा करा दिए, तो ये आज मतलब पढ़ा गया ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और भारतीय ऐतिहासिक जो था ये क्या, भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ तक ये लुसेंट से 3 जो टॉपिक है ये पूरा खत्म हो चुका है। तो कल क्या करेंगे कि जहां तक यहाँ तक पढ़ा चुके हैं इसका घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिया जाएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से कुछ ऐसे भी जो क्वेश्चन है आपको घटना चक्र में इसमें नहीं मिल रहा है, तो वो क्वेश्चन जो है आपको घटना चक्र में देखने को मिल जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।